हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सुजीत कुमार। आज तारीख है 26 नवंबर 2020 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर एमसीक्यूज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। स्टेटमेंट नंबर 2, भारत में बासमती चावल मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य भारत में उगाया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 3, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि अपेडा ने बासमती चावल को भौगोलिक संकेत वाले एक उत्पाद के रूप में पंजीकृत किया है। ओके, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है आपको बतलानी है। ऑप्शन ए केवल 1-2, ऑप्शन बी केवल 2-3, ऑप्शन सी केवल 1-3, ऑप्शन डी सभी 1-2 एंड 3। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 एंड 3। भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। ओके, साथ ही साथ भारत विश्व में बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। ओके, यानी कि निर्यातक भी है और सबसे बड़ा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक भी है। ओके, दूसरा था, भारत में बासमती चावल का मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य भारत में उगाया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल साउथ में और मिडिल भारत में ही उगाया जाता है, बल्कि नदर्न साइड में भी बासमती चावल का उत्पादन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप उत्पादन क्षेत्र की हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे जम्मू कश्मीर जो कि नॉर्थ में पड़ेगा आपका, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बासमती चावल का उत्पादन किया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा कि ये केवल ऐसा नहीं है कि साउथ में बासमती चावल का खेती होता है और उत्तर भारत में नहीं होता है, बल्कि ज़्यादातर आपको उत्तर भारत में ही इसकी उत्पादन देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट जो है अपेड़ा जो है वो वाणिज्यिक विभाग के अंतर्गत आता है। ओके, यानी कि ये जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो वो आपके वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आएगा। ये याद रखनी है आपको। ओके, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित टाइग्रे क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन ए इथोपिया, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी यमन। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इथोपिया। हाल ही में इथोपिया न्यूज़ में रहा था, हम देख लेते हैं इथोपिया है कहाँ। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर इसका हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें इसकी, तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका, सॉरी, ये हो गया आपका गल्फ ऑफ एडन। ओके, जस्ट होल्ड 1 मिनट, गल्फ ऑफ एडन। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये है यमन, इसके ऊपर आप चल जाए तो सऊदी अरबिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका टिग्रे रीजन वो आपके अफ्रीका में पड़ जाता है, यानी कि अफ्रीका जो कंटिनेंट है उसमें, अफ्रीका देश की बात नहीं कर रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं। ओके, तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके अगर आप इधर रेड सी में जाएंगे, सॉरी यहाँ रेड सी नहीं, ओके ये रेड सी है। ओके, तो आप एरिट्रिया के नीचे आएंगे तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये येलो येलो कलर का, यही रीजन आपका टिग्रे रीजन है, यानी कि टाइग्रे क्षेत्र। ओके, तो टाइग्रे क्षेत्र कहाँ पड़ता है, इथोपिया में, ये याद रखनी है, इथोपिया में पड़ता है टाइग्रे क्षेत्र। ये न्यूज़ में इसलिए रहा था कि हाल ही में यहाँ के स्थानीय और संघीय सरकारों के बीच लड़ाई के कारण काफ़ी सारे नागरिकों की हत्या कर दी गई यहाँ पे बेरहमी से। ओके, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंजर भूमि यानी कि वेस्टलैंड। वेस्टलैंड के बारे में आपको बतलानी है। स्टेटमेंट नंबर 1, हिम से आच्छादित क्षेत्र, तटीय लवणीय क्षेत्र और बंजर पहाड़ी क्षेत्रों को बंजर भूमि माना जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2, वनों की कटाई, अतिचारण, अति खेती और अकुशल सिंचाई प्रमुख रूप से बंजर भूमि के निर्माण में योगदान करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, कृषि और किसान मंत्रालय ने
बंजर भूमि एटलस 2019 जारी किया है, जो विभिन्न श्रेणियों के बंजर भूमि का जिला और राज्यवार वितरण प्रदान करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही आपको बतलानी है? ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 1 3, ऑप्शन डी सभी 1 2 एंड 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी केवल 1 एंड 2 सही है, तीसरा गलत है। ओके, तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि कृषि और किसान मंत्रालय इसे जारी नहीं करता, बल्कि ग्रामीण विकास मंत्रालय जारी करता। कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ना कि कृषि या किसान कल्याण मंत्रालय, ये याद रखनी है। दूसरा, ये जो बोल रहा है कि बंजर भूमि के बारे में, तो बंजर भूमि के अंतर्गत वो सारे क्षेत्र आ जाएंगे, चाहे वो तटीय लवणीय क्षेत्र हो या बंजर पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हो। ठीक, तो वैसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? वेस्टलैंड, यानी कि बंजर भूमि। ओके, तो इस तरह से अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 केवल सही है, स्टेटमेंट 3 क्या है? गलत है। ओके, एक चीज़ और याद रखिएगा कि बंजर भूमि एटलस 2019 के अनुसार भारत के 17% हिस्सा बंजर भूमि है। ओके, बस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप इन शॉर्ट OTT प्लेटफॉर्मों के बारे में आपको बतलानी है। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म एक प्रकार की ऑडियो और वीडियो होस्टिंग स्ट्रीमिंग सेवाएं हैं, जिन्हें इंटरनेट के माध्यम से सीधे दर्शकों को उपलब्ध कराई जाती है। स्टेटमेंट नंबर 2, भारत में OTT प्लेटफॉर्म वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दायरे के तहत आता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है आपको बतलानी है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 एंड 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 ना ही 2। राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। OTT एक प्रकार की ऑडियो और वीडियो होस्टिंग स्ट्रीमिंग सेवाएं हैं, या कह ले कि जितने भी ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट की सेवाएं प्रोवाइड कराती है उसे हम लोग OTT कहते हैं। ओके, यानी कि ओवर द टॉप। क्यों कहते हैं ओवर द टॉप? क्योंकि इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। ओके, अगर मान लीजिए ये सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट से क्या होता है, ज़्यादातर जब भी हम लोग घर में DTH लगा हुआ था तो सैटेलाइट के थ्रू ये DTH वालों को सेवाएं देते हैं और DTH वाले हमें केवल लगा के देते हैं। लेकिन ये जो है OTT, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से आपके घर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। जैसे कि नेटफ्लिक्स की बात कर लें, बालाजी की बात कर लें, अमेजन प्राइम वीडियोस, ये सब क्या है? OTT है। ओके, तो भारत में OTT प्लेटफॉर्म वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दायरे में आते हैं? जी नहीं। ओके, वर्तमान में OTT का रेगुलेटरी बॉडी कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि वर्तमान में इसको रेगुलेट कोई नहीं करता है। जितने भी डिजिटल कंटेंट आ रहे हैं उसको रेगुलेट नहीं करता है, चाहे आप नेटफ्लिक्स की बात कर लें, बालाजी की बात कर लें, अमेजन प्राइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको रेगुलेट कोई भी बॉडी नहीं कर रही है वर्तमान में। ओके, ये बात याद रखनी है। और ये क्या है OTT? तो ये एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाएं प्रदान करने वाली एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ओके, तो इसका राइट आंसर स्टेटमेंट 1 है, केवल एक। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के बारे में आपको बतलानी है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, तो NCPOR ने हिमालय में हिमांश नामक एक उच्च ऊंचाई वाला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है, यानी कि हाई अल्टीट्यूड पर एक क्या बोलते हैं अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर की स्थापना की है। दूसरा स्टेटमेंट, NCPOR पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। स्टेटमेंट नंबर 3, NCPOR को आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप में अनुसंधान करने की अनुमति प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 1 3, ऑप्शन डी
1, 2 एंड 3। तो आपको बतलानी उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1, 2। ओके, केवल 1 एंड 2 सही है, तीसरा गलत है। देखेंगे क्यों गलत है। ओके, तो पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है वो बिल्कुल सही है। हिमांश जो है वो हिमालय पे एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल ज़िले में पड़ता है, लाहौल स्पीति ज़िले में। ओके, यहाँ पे एक श्रुति ढाका नाम के एक जगह है जहाँ पे 4000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस केंद्र की स्थापना की गई है। ओके, तो यह जो है NCPOR यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ये जो केंद्र है वह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करती है। और तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप में अनुसंधान केंद्र की करने की अनुमति प्राप्त नहीं है, बल्कि वहाँ भी ये अनुसंधान कर रही है इनफैक्ट। ओके, तो ये जो हिमांश है वो हिमांश केंद्र से वहाँ पे NCPOR 2013 से ही वहाँ पे रिसर्च अपना कर रही है, ये याद रखनी है। ठीक है, तो दो चीज़ याद रखना है, हिमांश कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, और NCPOR भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार्यता गैप अनुदान योजना, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1, कुल परियोजना लागत का अधिकतम 50% वित्तीय सहायता के रूप में सरकार द्वारा दिया जा सकता है। स्टेटमेंट नंबर 2, इस योजना की सिफारिश केलकर समिति ने 2004 में की थी। स्टेटमेंट नंबर 3, नीति आयोग योजना के लिए नोडल निकाय है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बतलानी है। ऑप्शन ए केवल 1, 2, ऑप्शन बी केवल 2, 3, ऑप्शन सी सभी सही है, ऑप्शन डी कोई सही नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कोई सही नहीं है। जी हाँ, कोई सही नहीं है। देखते हैं। तो सबसे पहले कि यह योजना जो है वो केलकर समिति ने सिफारिश नहीं की थी। केलकर समिति केवल PPP परियोजना के वित्त पोषण की बात कही थी। इसने सीधे तौर पर वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना की सिफारिश नहीं की थी, ये याद रखनी है आपको। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा तो गलत हो गया। ठीक है, अब बता रहे हैं कि अधिकतम 50% वित्तीय सहायता के रूप में सरकार द्वारा दिया जा सकता है कुल परियोजना लागत का, तो ऐसा नहीं है। इसमें यह प्रोविज़न किया गया है कि अप टू 40%, बहुत मुश्किल हो तभी 40% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है, उससे आगे नहीं की जा सकती है। तीसरा, इसका जो नोडल निकाय है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, वो नीति आयोग नहीं है बल्कि वित्त मंत्रालय है। कौन है? वित्त मंत्रालय, याद रखिएगा। ओके, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के बारे में ही एक बार फिर से आपके सामने ये क्वेश्चन है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के बारे में, यानी कि OTT के बारे में। उन्हें IT अधिनियम 2002 की धारा 79 के तहत मध्यस्थ माना जाता है, यानी कि IT एक्ट 2000 जो है हमारा, उसके तहत इन्हें मीडिएटरी की कैटेगरी में रखा जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2, वे अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे। स्टेटमेंट नंबर 3, उन्हें हाल ही में सरकारी अधिसूचना के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों के साथ राजस्व साझेदारी मॉडल में उतरना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है आपको बतलानी है। ऑप्शन ए केवल 1, 2, ऑप्शन बी केवल 2, 3, ऑप्शन सी केवल 1, 3, ऑप्शन डी सभी 1, 2 एंड 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए केवल 1 एंड 2 सही है, यानी कि IT एक्ट की धारा के तहत इसे मध्यस्थ माना जाएगा। दूसरा, वे अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे। ओके, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उसके दायरे में अब ये जो OTT प्लेटफॉर्म है उसको लाया जाएगा। ओके, तो हम देख लेते हैं। वर्तमान में इसे रेगुलेट करने के लिए अभी कोई भी संस्थान नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेकिन अन्य जो प्रेस मीडिया या फिर टेलीविज़न मीडिया या फिर TV मीडिया ये सब है, वो सबको रेगुलेट कौन करता है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो प्रिंट मीडिया को रेगुलेट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। कौन करती है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरा जो है फिल्म्स जितने होते हैं वो कौन करते हैं आप जानते ही होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ओके,
तीसरा, टीवी न्यूज़ चैनल को कौन रेगुलेट करता है? तो एनबीए यानी कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन द्वारा। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एडवर्टाइजिंग को रेगुलेट किया जाता है। ये 4 रेगुलेटरी बॉडीज़ को याद रखिएगा। ओके, दोबारा इस वीडियो को सुन लीजिएगा ताकि याद हो जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोविड-19 महामारी ने पिछले 25 वर्षों में पहली बार जीडीपी संकुचन का कारण बना है। दूसरा, मंदी बोले तो रिसेशन को लगातार 2 तिमाहियों के लिए समग्र आर्थिक गतिविधियों में गिरावट के साथ साथ आय, बिक्री, रोजगार में गिरावट के रूप में परिभाषित किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है आपको बतलानी है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 एंड 2, ऑप्शन डी न तो 1 ना ही 2। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। कोविड-19 महामारी ने पिछले 25 वर्षों में पहली बार जीडीपी संकुचन का कारण बना है। ओके, यानी कि पिछले 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारा जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ठीक है, तो भारत का जीडीपी अंतिम बार यानी कि लास्ट टाइम जो भारत का जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 1979 से 80 में हुआ था। कब हुआ था? 1979 में, याद रखिएगा। पहली बार कॉन्ट्रैक्ट, पहली बार, लास्ट टाइम कब हुआ था इससे पहले? 1979 में। ओके, और उसके बाद 25 साल बाद अभी हुआ है 2019-20 में, 2021 में। ओके, तो ये हुआ। तो रिसेशन किसे कहते हैं, दूसरा इसकी बात कर रही है। तो मंदी को हम लोग लगातार जब 2 तिमाहियों में समग्र आर्थिक गतिविधियों में एकदम गिरावट आ जाए, जैसे कि ना एम्प्लॉयमेंट रहे यानी कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बिक्री कुछ ना हो, इनकम लोगों के पास कुछ ना हो, मतलब किसी भी तरह आर्थिक गतिविधि ना हो पाए, तो वैसे स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? रिसेशन कहेंगे, मंदी कहेंगे। ऐसा कब? जब 2 तिमाहियों में यानी कि टोटल 6 महीने की बात कर रहे हैं, पूरे 6 महीने तक आर्थिक गतिविधि में कोई भी मतलब अच्छे यानी कि आर्थिक गतिविधि में गिरावट पूरे 6 महीने तक रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिसेशन कहेंगे, मंदी कहेंगे। ये याद रखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट टाइम हुआ था कब? 1979 में। तो अगर पूछा जाए कि पहला बार कब हुआ तो 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में पहली बार। तो इस तरह टोटल 5 बार हम लोग का जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। कितने बार? 5 बार कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, याद रखिएगा आपको, जिसमें कि 2020 और 21 भी शामिल है। कुल मिला के कितना हो जाएगा? 5 बार। तो 5 बार हम लोग का जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट किया यानी कि नेगेटिव में चला गया, पूरा आर्थिक गतिविधि कुछ भी नहीं रहा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जीडीपी का अनुमान एनएसओ के राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। मतलब जीडीपी का अनुमान जो होता है वो एनएसओ के राजस्व विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, 2020 एंड 21 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में संकुचन देखा गया। सभी क्षेत्र में संकुचन देखा गया। 2020-21 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में संकुचन देखा गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बतलाने। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 एंड 2, ऑप्शन डी न तो 1 ना ही 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कोई सही नहीं है, देखते हैं क्यों। तो एनएसओ जीडीपी का अनुमान एनएसओ द्वारा लगाया जाता है, आपको मालूम है, ठीक है। लेकिन ये जो एनएसओ है वो मॉस्पाई, ओके, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आते हैं। ओके, उसको हिंदी में कहेंगे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एनएसओ आता है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यह कह रहा है सभी क्षेत्र में संकुचन देखने को मिला है, तो ऐसा नहीं है। केवल
एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि को छोड़कर बाकी सारे क्षेत्रों में मंदी देखने को मिला, लेकिन कृषि क्षेत्र में नहीं मिला। एक कृषि ही था जो हमें बचाए रखा। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान आर्थिक मंदी भारत में 2008 के बाद ही हुई है। दूसरा स्टेटमेंट, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में आर्थिक मंदी की घोषणा की गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बतलानी। ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 1 3, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी केवल 1 एंड 3 सही है, यानी कि वर्तमान आर्थिक मंदी भारत में 2008 के बाद ही हुई है। सॉरी, ये एक्चुअल में 2008 के बाद ही हुई है। ओके, सॉरी दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन सेटिंग किया गया है वो गलत है। ओके, जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जबकि यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट है। ओके, तो इसको आप इग्नोर करिएगा। ओके, तो मैं बतला दूं कि वर्तमान आर्थिक मंदी भारत में 2008 के बाद ही हुई है, तो ऐसी बात नहीं। पहला स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है। 2008 में मंदी घोषणा हुई ही नहीं थी। आर्थिक मंदी का सामना हम लोग नहीं किए थे भारत। ठीक है, हालांकि पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की सामना कर रही थी, लेकिन एक भारत ही था जो कि आर्थिक मंदी की सामना करने में सक्षम था। ठीक है, यानी कि भारत में आर्थिक मंदी नहीं आई थी 2008 में। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि आर्थिक मंदी की घोषणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी संस्था आर्थिक मंदी की घोषणा नहीं करती है। ठीक है, तो आर्थिक मंदी की घोषणा नहीं होती किसी भी प्रावधान और किसी भी अधिनियम, एक्ट या निगम या संस्था के द्वारा नहीं किया जाता। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन थी। आई होप कि आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।